नतीजों पर फोकस। इसमें सबसे पहले शुरुआत करेंगे बजाज फाइनेंस के शेयर से, जहां पर कि आज 5% से ज़्यादा का जंप देखने के लिए मिल रहा है। आशीष सर, इनके मैं रिजल्ट्स पढ़ देता हूं। नेट इंटरेस्ट इनकम करीब 23% बढ़ी है, उन्हें क्यू एन क्यू बेसिस 7190 से 8838 करोड़ रुपए रही। नेट प्रॉफिट भी करीब 13% बढ़ा, 4014 करोड़ रुपए रहा, 3551 करोड़ से बढ़कर। लेकिन जो हाईलाइट्स थी वो थी मैनेजमेंट की कमेंट्री, जिसमें उन्होंने कहा कि क्रेडिट कॉस्ट गाइडेंस उन्होंने 1.75 से 1.85 जो पहले थी उससे बढ़ाकर 2 से 2.05% कर दी है, यानी कि करीब 20 बेसिस पॉइंट उन्होंने गाइडेंस बढ़ा दी है अपनी। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि ग्रामीण B2C सेगमेंट में स्ट्रेस अभी भी देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन काउंटर आज इनलाइन विद एस्टिमेट्स के होने के चलते रिजल्ट्स में के बाद शेयर में तेजी देखने के लिए मिल रही है। सर, कैसे ट्रेड करें बजाज फाइनेंस को? ये बजाज फाइनेंस का एक जो रिकॉर्ड रहा है, कंसिस्टेंटली वो डिलीवर करते रहे। यदि आप जून क्वार्टर या सितंबर या मार्च क्वार्टर देखिए तो 3800, 3900, 4000 करोड़ कंटिन्यूसली उनका जो ट्रेजेक्टरी है वो ग्रोथ का ही रहा है। और ये रीजन है, आप देखें तो 6100 और 7900 इस रेंज में ही स्टॉक पूरे साल में ट्रेड किया। फंडामेंटल कहीं कोई मुझे खराब नजर नहीं आते, और मुझे लगता है कि ये 6 महीने क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, वेडिंग सीजन वगैरह है, तो उसके कारण से उनको जो ग्रोथ मिस हो गई थी पिछले कुछ समय में वो दोबारा से अचीव करेंगे। तो मेरी स्टॉक में बाय करने की सलाह रहेगी। मुझे स्टॉक लेवल पे ठीक नजर आता है कंपेयर टू जो गोल्ड फाइनेंस कंपनी है या दूसरी एग्री फोकस पर कंपनी है। मुझे लगता है बजाज फाइनेंस, L&T फाइनेंस जैसे स्टॉक आउट परफॉर्म करेंगे सेक्टर। जी, तो सर क्या लक्ष्य लेकर कोई भी व्यक्ति अपने पोर्टफोलियो में रख सकता है इसको? कितना परसेंट अपसाइड? देखिए, बजाज फाइनेंस एक महंगा शेयर है, तो ऐसा नहीं है कि 7,000 रुपए पे आपने खरीदा तो 10,000 रुपए एक साल के अंदर हो जाएगा। मेरा मानना है कि जो स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो को एक कुशन भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आप देखें कि वोलेटिलिटी काफी कम है स्टॉक में। या 300-400 रुपए की रेंज में स्टॉक पूरे महीने में मूव करता रहता है। तो मुझे लगता है 6,700 के आसपास स्टॉक का बॉटम है, और मे बी 7,800 से 8,000 एक साल का लक्ष्य यहाँ पे रखा जाता है। जी। दूसरा काउंटर जोमेटो। यहाँ पर कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी शानदार देखने के लिए मिले हैं। रेवेन्यूज़ में 69% का जंप देखने के लिए मिला। वहीं प्रॉफिट में वाई बेसिस पर 76 करोड़ से बढ़कर प्रॉफिट 176 करोड़ रुपए हुआ। हालांकि क्यू ऑन क्यू प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है, लेकिन उसमें टैक्स की एक एडजस्टमेंट है, जिसमें कि इस क्वार्टर में टैक्स क्यू ऑन क्यू बेसिस पर कंपनी ने ज़्यादा पे किया है, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट क्यू ऑन क्यू बेसिस पर डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है। लेकिन काउंटर में आज मूव है, करीब 1.5% तेज है ये काउंटर। सर, इसको टर्न अराउंड स्टोरी मान लें कि ये टर्न अराउंड स्टोरी हो चुकी है और आने वाले समय में अच्छे फल देगी और बड़े फल देगी? 259 पर शेयर आ चुका है। 60 रुपये का शेयर चलता था ये, 260 तो ऑलरेडी हो चुका है। क्या अभी इसमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स देखने चाहिए या वैल्यूएशन रिच हो गई है, यहाँ बेच दें? नहीं, बेचना तो नहीं चाहिए, इसलिए क्योंकि स्विगी का लिस्टिंग भी आगे जाके प्लान है। और जैसे जैसे स्विगी लिस्ट होगा आप देखेंगे, क्योंकि 57% मार्केट शेयर इनके पास है और 43% स्विगी के पास भी है सेगमेंट में। तो यदि स्विगी का वैल्यूएशन बढ़ेगा तो आप देखेंगे जोमेटो को भी ग्रोथ देखने को मिलेगी स्टॉक में। इसके अलावा आई थिंक थोड़ा सा बाजार में जो उनका फंड रेजिंग जो प्लान है उसको लेके थोड़ा सा नर्वसनेस है, बट नंबर्स अच्छे हैं और ये स्टॉक परफॉर्म करता रहेगा, क्योंकि क्विक कॉमर्स जो है वो एक बड़ा कंपटीशन आगे जाके देगा अमेजोन फ्लिपकार्ट को, जहाँ आपको 10 मिनट में ही वो सारी चीजें यहाँ पे मिलने लगी हैं जो अमेजोन से आपको 1 से 5 दिन में मिलती हैं। तो क्यों आप अमेजोन पे लेना चाहेंगे या फ्लिपकार्ट पे लेना चाहेंगे? आप क्विक कॉमर्स का ही सहारा लेंगे। तो ब्लिंकिट एक बड़ा गेम चेंजर बन के उभर रहा है जोमेटो के लिए। तो मैं बुलिश हूँ स्टॉक पे, मुझे लगता है 250 रुपए पर या स्टॉक में बाइंग की जा सकती है। एक और काउंटर सर, M&M फ्रांस, यहाँ पर आज हमने 5% की गिरावट आते हुए देखी। कंपनी के जो रेवेन्यूज़ हैं 3897 करोड़ रुपए के आए हैं, 3212 करोड़ से बढ़कर 21% का जंप, और प्रॉफिट 369 करोड़ आया, 57% का जंप। लेकिन स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था कि करीब 90% का जंप इनके प्रॉफिट में आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन वो 57% का ही जंप देखने के लिए मिला। इसके कारण स्ट्रीट ने इसको थोड़ा पनिश कर दिया है आज। सर, कैसे देखें, ये 57% की ग्रोथ से कुछ खुशी मिल सकती है या लगता है कि 90% ही आते तभी खुश होती स्ट्रीट? अब क्या करें जो लोग फंस गए हैं? नहीं, मेरा मसला बने रहने की रहेगी। मुझे लगता है जहाँ फंडामेंटली अच्छी कंपनियां हैं, जरूर थोड़ा सा ग्रोथ में मॉडरेशन देखने को मिला है, बट
नतीजे इतने भी डिसअपॉइंटिंग नहीं है कि आप उसको बिल्कुल ही राइट ऑफ कर दें। तो मेरी सलाह है इनफैक्ट स्टॉक में बने रहने की है। जरूर स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है काफी समय से, थोड़ा ट्रेडर्स के आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड भी है, बट एग्री एज ऐसा सेक्टर जहाँ पे मेजर रोल प्ले करते हैं। मुझे लगता है कि ये वाला जो सीजन है, जो अगले 6 महीने हैं, वो अच्छे रहेंगे, क्योंकि एक ओवरऑल अच्छी ड्रॉप की इस बार एक्सपेक्टेशन की जा रही है। तो स्टॉक में बने रहे। जो दर्शक वेट कर रहे हैं अपने प्रश्नों का, उनके प्रश्न हम लेंगे, लेकिन बस 5 मिनट और वेट कर लीजिए आप। बस नतीजे हम डिस्कस कर रहे हैं, आखिरी चरण में है। चेन्नई पेट्रो सर, इसके नतीजे देखने के लिए मिले कल, और रेवेन्यूज़ में 28% की गिरावट देखने के लिए मिली, लेकिन असली डेंट तब लगा जब ये कंपनी लॉस में आ गई। 1195 करोड़ के प्रॉफिट के मुकाबले 634 करोड़ का लॉस, काफ़ी डीप लॉसेज हैं सर। अगर हम देखें तो एमआरपीएल की भी यही हालत हुई थी, वो भी कंपनी प्रॉफिट से लॉस में आई। रिलायंस के भी जो जीआरएम्स थे वो भी इस क्वार्टर में ख़राब थे, जिसकी वजह से रिलायंस के भी प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखाई नहीं दिए, उसमें भी डी ग्रोथ ही थी। सर कैसे देखें रिफाइनरी कंपनीज़ को? क्या ये क्वार्टर बॉटम लग चुका है, या अभी और लगता है कि आपको बॉटम क्वार्टर अभी 1-2 और लगेंगे, इसी तरह के लॉसेज देखने के लिए मिलेंगे इनमें? ये जब रिलायंस जैसी इफिशिएंट कंपनी जो हैवी क्रूड से लेकर लोअर क्रूड जो मैक्सिमम यील्ड जहां पर मिल सकती है उसको रिफाइन करके, मैं उनके भी यदि प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट देखा है, क्योंकि सिंगापुर जीआरएम में काफी फॉल आया है। और रीजन यही है दोबारा से कि एक्सेस कैपेसिटी है रिफाइनरीज के पास में, डिमांड नहीं है इतना क्रूड का अल्टीमेटली। तो ये रीजन एक्सपेक्टेड है, ये इसी टाइप के रिजल्ट एक्सपेक्टेड थे रिफाइनरी से, क्योंकि इसके अलावा आपको इन्वेंट्री का लॉस भी लेना पड़ता है। तो ये वोलेटिलिटी तो इन शेयर्स में हमेशा बनी रहेगी। जब जीआरएम बढ़ेंगे तब आप हमेशा परफॉर्म करते हैं, जीआरएम डाउन जाएंगे तो आप का स्टॉक आपका प्रॉफिट में भी दे पाता है। बट में भी इतना बड़ा जो लॉस आया है, शायद बाजार को इसकी उम्मीद नहीं थी, इसके कारण से स्टॉक में फॉल देखने को मिला है। टाइमिंग के लिए सेक्टर अवॉइडेबल है ऑयल रिफाइनरी। जी सर, एक और काउंटर जीएमडीसी, यहाँ पर भी नतीजे आते हुए दिखाई दिए। कंपनी के रेवेन्यूज़ में करीब 55% का जंप देखने के लिए मिला उन्हें वाई बेसिस, और नेट प्रॉफिट में भी करीब 71% का जंप देखने के लिए मिला। 128 करोड़ का प्रॉफिट देखने के लिए मिला है 75 करोड़ के मुकाबले। सर थोड़ा सा ये माइनिंग कंपनीज़ के लिए क्यू ऑन क्यू बेसिस पर वीक क्वार्टर होता है, क्योंकि बारिश का सीज़न रहता है, तो उस समय पर माइनिंग ठीक से नहीं हो पाती है। तो जीएमडीसी को क्यू ऑन क्यू तो आई थिंक कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन वाई में कैसे लग रहे हैं नतीजे, और क्या आउटलुक है आपका इस काउंटर पर? नहीं, मैं बुलिश हूँ जीएमडीसी को लेकर। मेरा मानना है नतीजे भी उम्मीद से बेहतर ही है। आप देखिए 76 करोड़ से बढ़ के 125 करोड़ के ऊपर का जो मुनाफा आया वो काफी एनकरेजिंग है। और पावर सेक्टर में चूंकि लिग्नाइट बनाते हैं तो उसका रॉ मटेरियल है, तो जो पावर सेक्टर का जो लिग्नाइट फायर प्लांट्स रहते हैं, तो वहाँ पे भी डिमांड इसकी काफी इन प्रोडक्ट्स की अच्छी है। जरूर थोड़ा सा कॉमोडिटी सेक्टर भी कूल डाउन हुआ है, तो इसके कारण से ये स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है प्रॉमिसिंग स्टॉक है। इसको रिजल्ट के बाद बाय करने की जरूरत है। जी, लास्ट काउंटर जिसके रिजल्ट्स कल देखने के लिए मिले, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है इंडस टावर सर। इसके रेवेन्यूज़ में करीब 5% का जंप देखने के लिए मिला, वहीं एबिटा करीब 42% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। मार्जिन्स तो काफ़ी एक्सपोनेंशियली बढ़ते हुए दिखाई दिए, 48.5% से बढ़कर एबिटा मार्जिन्स 65.7% देखने के लिए मिले। नेट प्रॉफिट 71% बढ़ा है, करीब 2224 करोड़ रुपए आया 1295 करोड़ के मुकाबले। सर कैसे देख रहे हैं इंडस टावर को? मूव तो इस काउंटर में रिजल्ट्स के अनुसार तो नहीं देखने के लिए मिला। इनफैक्ट रिजल्ट तो आप देखा जाए तो काफी अच्छे हैं। क्वार्टर ओवर क्वार्टर ग्रोथ भी देखे तो 1900 से करोड़ से बढ़ के 2200 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा कंपनी ने किया। मुझे लगता है अभी थोड़ा सा एक टेलीकॉम जो सेक्टर है उसमें ओवरऑल भी कोई बात बाइंग देखने को नहीं मिलता है। यदि आप भारतीय एयरटेल जो लीडर है वहां पे भी देखे तो अपने 52 वीक ऐसे ऑलमोस्ट वो भी 70-80 रुपए नीचे ही चल रहा है, वो भी इसी महीने में। तो थोड़ा सा जो एफआईज की तरफ से सेलिंग है अच्छे क्वालिटी स्टॉक में, और जहाँ पे भी अच्छे नतीजे आते हैं क्योंकि लिक्विडिटी बढ़ जाती है, तो उसके कारण से वो इन स्टॉक्स में थोड़ी सी बिकवाली कर देते हैं। तो मेरी सलाह रहेगी और थोड़ा सा यदि गिरावट देखने को मिले यहाँ पर, तो बिल्कुल स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, क्योंकि नतीजे अच्छे, और सूनर और लेटर जहाँ नतीजे अच्छे रहते हैं तो उन स्टॉक को रिवॉर्ड मिलता ही मिलता है। ये थोड़ा सा इट्स मैटर ऑफ सम टाइम
जब ये स्टॉक मार्केट दोबारा से बढ़ना शुरू हो।